बच्चों, आज हम सभी लोग भूगोल का पाठ 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय के बारे में देखेंगे। अभी देखिए, ये सारी जो एक्टिविटी है ये तो कट हो गई है, लेकिन आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि जब आप लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। इसमें देखो क्या बताया गया है। पाठ का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। तो हम देखेंगे कि ब्राजील और भारत की अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के बारे में। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी पढ़ा है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय और उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है। अभी आपको तो पता है अर्थव्यवस्था के बारे में, आपने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ व्यवसाय की बात किया जाए तो प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है। ये व्यवसाय के बारे में भी आपने पढ़ा है, आपने 8वीं में ही पढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय, किसी भी देश का जो विकास होता है वो अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है। जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके विकास उसके व्यवसाय पर निर्भर रहती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम चलते हैं भारत और ब्राजील की आर्थिक क्रियाएं देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आकृति 8.2 में वृत्तालेखों में दोनों देशों की सकल घरेलू आय यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान दिया गया है और विविध व्यवसाय में कार्यरत उस देश की जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। इन वृत्तालेखों का अध्ययन करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें यानी कि आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। सकल घरेलू आय है, और वहां पे भी शुरू में यहाँ पे भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आया हुआ है। तो इसके बारे में अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो बता देती हूँ। अभी ये क्या है? राष्ट्रीय सकल उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और सकल घरेलू आय क्या होते हैं? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का क्या होता है? जीडीपी मतलब क्या होता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि प्रोडक्ट का जो मूल्य है बाजार में कितना है, कोई भी वस्तु हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका मूल्य बाजार में कितना हुआ है। ठीक है, और उस मूल्य पर हमें फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, वो जीडीपी में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उसका बाजार में मूल्य अच्छा रहा तो उससे क्या होगा? हमें फायदा रहेगा, और बाजार में अगर उसका मूल्य कम है तो क्या होगा? हमें उससे नुकसान होगा। तो ये जीडीपी हो जाता है। जीएनपी की अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी व्यवसाय वगैरह हो गया, उसके द्वारा जो भी निर्मित उत्पादनों की जो मूल्य की गणना की जाती है, जो फाइनल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीएनपी। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे देशों में काम कर रहा है तो वहां से जो भी, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या फिर कुछ व्यापार वगैरह कर रहा हो, तो उससे उसको जो भी लाभ मिल रहा है तो वो लाभ वो क्या कर रहा है? भारत में भेज रहा है ना। तो भारत में जो भेज रहा है तो जो वो लाभ मिल रहा है वो जीएनपी में आएगा। तो सेम इसी तरह से इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि जो लोग भारत में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको जो भी यहाँ से लाभ मिल रहा है वो अपने देशों में भेज रहे हैं, तो वो जीएनपी में से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, उतना माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाता है? जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ रहा है? और एक होता है एनएनपी, इसकी बात कर लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि क्या होता है? फाइनली एनएनपी का जो एक लास्ट मूल्य होता है, देश के नागरिकों द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु होती हैं, माल होती हैं, जो भी सेवाएं वगैरह हो गए, उसमें लास्ट की जो गणना होती है वो एनएनपी में गिनी जाती है। यानी कि जैसे कि कोई चीज हमने खरीदा, उसका मूल्य कम, जैसे कोई कुछ छोटी मोटी मशीन वगैरह कुछ भी हो गया, अगर उसका मूल्य 5,000 रुपए है, ठीक है, फिर बाद में चल के क्या, जब हमने खरीदा तो 5,000 मूल्य था, बाद में चल के उसका मूल्य कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो 4,000 उसका मूल्य हो गया, तो कितना हुआ? 1,000 का घाटा वहां पे आ गया। तो किसमें आ जाएगा? एनएनपी में उसको जोड़ा जाएगा। अब उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ फायदा वगैरह हो रहा है तो फाइनल किसमें जोड़ा जाएगा? एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से जो रहता है हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी,
ठीक है, अभी इसके हिसाब से क्या होता है, हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 8.2 ये देखना है आपको और इसका आंसर जो है वो देना है। अभी यहाँ पे ब्राजील है और यहाँ पे भारत है, तो सबसे पहले आप इस पे फोकस करिए। ब्लू कलर का जो रहेगा वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा और ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। अभी प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय क्या है आपको पता है, तो उसके बारे में आपको पता ही है, फिर उसके हिसाब से ये आपको देखना है और इसका आंसर जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है आपको यहाँ पे बताना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आपको खुद ही करनी है, जैसे जैसे ये होते जा रहे लेसन वैसे वैसे एक्टिविटी आप लोग करते चलो। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय उत्पाद ब्राजील से क्या है, अधिक है। भारत ब्राजील से बड़ा देश है। ब्राजील विश्व में, भारत जो है ब्राजील से बड़ा देश है। ब्राजील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में क्या है, अग्रसर है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ब्राजील में ये देखिए क्या है, आपको पता चल जाएगा कृषि में कौन आगे है, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। भारत में भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हो, पर अभी भी भारत में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कृषि के क्षेत्र में भारत अग्रसर है। ब्राजील की अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा कृषि है। ठीक है, भारत की तरह ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी क्या है, मिश्र स्वरूप की है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। समझ में आ रहा है ना, विकासशील, ना ही तो विकसित है और ना ही तो बहुत वो है, मतलब विकासशील है, अभी आगे विकसित होने के धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रही है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में तो बहुत ही कम है ना। उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही ब्राजील से अधिक हो, पर प्रति व्यक्ति आय ब्राजील से कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके पीछे का अगर हटाने का प्रयत्न करें, आगे की तालिका का उपयोग करना है और उसके आधार पे आपको बहुरेखा लेख जो है वो तैयार करना है। समझ में आ रहा है? देश का नाम ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 1960, 1980, 2000 और 2016 में क्या है, प्रति व्यक्ति आय बताया गया है। ठीक है, ब्राजील में 1960 में इतना था, 1980 में इतना, 2000 में इतना, 2016 में इतना, और भारत में कितना था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का आप देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है ना। देश की जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है, और लोग क्या है वहाँ पे साक्षर भी हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने की वजह से वहाँ पे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से वो क्या है, एक विकसित देश बना हुआ है। इस देश के पास अनेक पेटेंट यानी कि अपना खुद का अधिकार होना किसी भी चीज पर, आधुनिक प्रौद्योगिकी है एवं यांत्रिक शक्तियां हैं, यानी कि मशीन्स वगैरह वहाँ पे काफी ज्यादा आधुनिक है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राजील एवं भारत से क्या है, वह आगे है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और ब्राजील विकासशील देश है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग के मामले में ये देश क्या है, प्रगति पथ पर है, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सकल राष्ट्रीय आय यानी क्या, जीएनपी अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राजील की तुलना में क्या है, कम है। मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या है, कम है। इसलिए कम है क्योंकि जनसंख्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो किसी भी चीज में जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से सरकार के लिए भी चुनौती बनी रहती है कि उनकी सभी जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट करे। आपने पढ़ा था तो आपको समझ में आया ही होगा। तो जनसंख्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो भले ही जीएनपी ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से ब्राजील से भी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। समझ में आ रहे बच्चों? चलो ये कट है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़िएगा, कट है तो ऐसा नहीं कि मत पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो है ही, ये सब पढ़ेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आपको जानकारी होनी चाहिए सभी चीजों की, इसलिए आप इसको पढ़ते चलो। कृषि। ब्राजील के उच्च भूमि तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहां की भू आकृति के कारण विविध प्रकार की फसलें की जाती है। आपको तो पता ही है कि जहाँ पे कृषि अनुकूल जलवायु के हिसाब से ही होगी और उसके हिसाब से भूमि भी होनी चाहिए, वहीं पे कृषि होगी। कहीं पे भी आप कृषि नहीं कर सकते हैं। मकई की फसल
चावल और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ये हम कहाँ का देख रहे हैं? कृषि, ब्राजील का। कहवा मतलब कॉफी, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर देश है। वहाँ सबसे ज्यादा ब्राजील में ही कहवा जो है वो पाया जाता है। कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास जिराइस, साओ पाउलो राज्य में होता है। और इन फसलों के अलावा भी वहाँ पे केला, अनानास, संतरे, नींबू, फलों का भी उत्पादन जो है वो किया जाता है। पास के प्रदेशों में गाय, भेड़, बकरियां पाली जाती हैं। अभी जहाँ पे कृषि वगैरह ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो ये गाय, भेड़, बकरियां वगैरह होते हैं, है ना, ये सब वहाँ पे किया जाता है। इसलिए मांस उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के भी व्यवसाय जो है वहाँ पे चलते हैं। यानी कि देखा जाए तो प्राथमिक व्यवसाय भी वहाँ पे अच्छा खासा चलता है। ठीक है, और ये तो देख ही रहे हो मुख्य प्राथमिक व्यवसाय। ठीक है, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सब ये इसके आधार पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, ब्राजील का पूर्वी भाग लौह, अयस्क, मैग्नीज, ठीक है, कौन कौन से खनिज वहां पे पाए जाते हैं? निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से क्या है वो संपन्न है ब्राजील। दुर्गमता, घने वन, खंडाट, अरण्य, जंगल वगैरह, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास की मर्यादाएं आ गई हैं। यानी कि वहां पे हम ये सारी चीजें खनन वगैरह नहीं कर सकते ज्यादा। खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का भी विकास हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय। ठीक है, अभी इसका भी आपको मत्स्य व्यवसाय के ये जो क्वेश्चंस है वो पढ़ के उसका आंसर जो है आपको देना पड़ेगा। मत्स्य व्यवसाय के बारे में आप देखोगे ब्राजील में करीब 7400 किलोमीटर लंबा तट है। शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट के कारण दक्षिणी अटलांटिक, ये देखिए, है ना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ है। आपको तो पता है मत्स्य व्यवसाय यानी कि मछली का व्यवसाय कहाँ पे होता है? जहाँ पे समुद्र रहेंगे, सागर रहेंगे, वहीं पर होगा। ठीक है, मछली पकड़ना परंपरागत रूप से किया जा रहा है। वैयक्तिक यानी कि व्यक्ति एवं सामूहिक रूप से पारंपरिक यंत्र जो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपकरणों का उपयोग कर ये व्यवसाय जो है वो किया जाता है। स्वॉर्डफिश, झींगा, केकड़ा, सार्डाइन इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। ब्राजील में प्राकृतिक रचना, घने वन एवं नदियों में पानी की रफ्तार के कारण मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय हमने देखा। ठीक है, और कृषि के बारे में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और अभी हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? भारत में कृषि। ठीक है, यानी भारत की कृषि के बारे में, मत्स्य उत्पादन के बारे में, खनन के बारे में। ठीक है, और फिर आगे का हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।